हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग मौर्योत्तर काल को शुरू कर रहे हैं, जिसका समय लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 200 ईसा पूर्व की, ठीक है। तो लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ हुआ, उसमें मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य तो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन इस काल में भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ एवं व्यापक संबंध स्थापित हुए। पूर्वी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर स्थानीय शासक ने सत्ता को स्थापित किया, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश एवं चेदी वंश। उसी तरह से पश्चिमोत्तर भारत में मध्य एशिया से आए विभिन्न राजवंशों ने मौर्यों के स्थान पर शासन किए, जिसमें से हिंद यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाण वंश थे। तो इस प्रकार से हम लोग यह देखें कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही दो समानांतर सरकारें चल रही थी, यानी कह सकते कि दो समानांतर शासन व्यवस्था चल रही थी। जैसे इधर की ओर स्थानीय शासक अपने शासन को चला रहे थे, और जबकि पश्चिमोत्तर भारत में मध्य एशिया से आए विभिन्न राजवंश अपने शासन को चला रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत मध्य एशिया से आए विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही इन विभिन्न वंशों को, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मध्य एशिया से संपर्क एवं उसके प्रभाव। तो मध्य एशिया से संपर्क की अगर बात किया जाए, तो मध्य एशिया से जो विभिन्न राजवंश आए, उसमें से सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक आए, फिर कौन आए, पहलव, जिसे पार्थियाई कहा गया है, और उसके बाद फिर कौन आए सबसे लास्ट में, कुषाण वंश। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंद यूनानी की, जिसे बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है, या फिर इंडो ग्रीक कहा गया है, या फिर इन्हें ही हिंद यवन भी कहा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को 4 पॉइंट क्लियर करना है। वह यह है कि हिंद यूनानी किसे कहा गया है। दूसरा पॉइंट है कि यह जो बैक्टीरिया देख रहे हैं आप मैप में, इसकी स्थिति क्या है। थर्ड पॉइंट हम लोगों को जानना है अमु दरिया नदी, जिसे ऑक्सस नदी भी कहते हैं, इसके बारे में जानना है। और फोर्थ पॉइंट हमें यह जानना है कि आखिर हिंद यूनानी ने ही पश्चिमोत्तर भारत पर सर्वप्रथम क्यों आक्रमण किया। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी आगे चलकर कमज़ोर हुए, इस वजह से ही सिर्फ इन्होंने आक्रमण किया, तो यह सोचना आपका गलत है। सिर्फ यही रीज़न नहीं था, तो हम लोग उस रीजन को भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस 4 पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हिंद यूनानी किसे कहा गया है। तो बात करते हैं कि सिकंदर के मृत्यु के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया, यानी कहने का मतलब यह मध्य एशिया और इधर पश्चिमी एशिया में विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था, जिसमें से उसके साम्राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र
बैक्टीरिया भी आता था। ठीक है, बैक्टीरिया, और इधर पार्थिया आता था। यह पार्थिया कहाँ पड़ता था? तो ईरान में। ठीक है, ईरान में पार्थिया राज्य था। तो सेल्यूकस निकेटर के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने उस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। कहने का मतलब यह हुआ कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया में, तो उस साम्राज्य में से उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने किसी भी प्रांत को स्वतंत्र नहीं होने दिया। फिर एंटियोकस प्रथम के बाद एंटियोकस द्वितीय ने शासन किया, लेकिन एंटियोकस द्वितीय के समय में कुछ प्रांतों में विद्रोह उठा, जिसमें से एक बैक्टीरिया भी था, यानी बैक्टीरिया में भी विद्रोह उठा था। तो इसी विद्रोह के फलस्वरूप बैक्टीरिया में स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया गया। यानी एंटियोकस द्वितीय के समय जिन जिन प्रांतों में विद्रोह उठा वह प्रांत क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। तो उसमें से एक था बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था वह डियोडोटस प्रथम ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने ही बैक्टीरिया में स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, तो इसे ही बैक्टीरियाई यूनानी या फिर इंडो ग्रीक कहा गया है। तो अब बात समझते हैं कि हिंद यूनानी। तो यह जो बैक्टीरिया जो क्षेत्र है यह अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जो अमू दरिया नदी के दक्षिण में और हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में। तो यह अफगानिस्तान में पड़ता है, उत्तरी अफगानिस्तान में। और यह जो क्षेत्र था एक समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है, और यहाँ पर यूनानियों ने शासन करने लगे, यानी यूनानी लोग शासन करने लगे। इस वजह से इस क्षेत्र के लोगों को हिंद यूनानी कहा गया, या फिर बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया, या फिर इंडो ग्रीक कहा गया, या फिर हिंद यवन कहा गया। तो यह तो हम लोग देख लिए। बैक्टीरिया की स्थिति क्या है? तो उत्तरी अफगानिस्तान में है, जो अमुदरिया नदी एवं हिंदू कुश पर्वत के बीच में, अर्थात अमुदरिया नदी के दक्षिण में और हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में पड़ता है। यह समतल क्षेत्र है। तो दूसरा पॉइंट हुआ कि हम लोग बैक्टीरिया के स्थिति को भी देख लिए। थर्ड पॉइंट है कि यह अमुदरिया नदी, या फिर जिसे इंग्लिश में ऑक्सस नदी भी कहते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए कि यह पामीर का पठार है। ठीक है, जिसे पामीर पर्वतमाला भी कहते हैं। तो यह विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं से, विभिन्न पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। अगर उत्तर में बात किया जाए तो यह तियन शान पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। दक्षिण में बात किया जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। अगर पूर्व में बात किया जाए तो इधर जो है कुनलुन और काराकोरम पर्वत श्रेणी से यह घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम में यह हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, यानी टच कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो पामीर का जो पठार है या पामीर पर्वतमाला, यह एक गांठ के तरह है। तो इसी पामीर पठार से एक नदी निकलती है। ठीक है, इसी पामीर पठार से एक नदी निकलती है जिसे पामीर नदी कहा गया है। जब यहाँ से यह नदी निकलती तो इस नदी को क्या बोला जाता है? पामीर नदी। जब यह नदी आगे बहती है इधर की ओर, तो इसमें से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वखान नदी। वखान नदी के मिलने के बाद जब यही पामीर नदी यहाँ से आगे की ओर बहती है, तब यह पंज नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से? पंज नदी के नाम से। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब यह आगे बढ़ती है तो ऊपर तजाकिस्तान है,
तो तजाकिस्तान से एक नदी बहती है दक्षिण की ओर यानी इधर की ओर, और उस नदी का नाम है वक्स नदी। तो यह नदी इस पंज नदी में आकर मिल जाती है, और मिलने के बाद जब यही पंज नदी आगे की ओर बहती है तब यह अमू दरिया नदी या फिर ऑक्सस नदी के नाम से जानी जाती है। और यह जो अमू दरिया नदी है यह बिल्कुल अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा को टच करते हुए जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान का उत्तरी सीमा है जिसे अमू दरिया नदी टच करके जा रही है, और यह बाद में यहाँ पर अरल सागर है, इस अरल सागर में यह अमू दरिया नदी मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट अमू दरिया नदी अर्थात जिसे ऑक्सस नदी बोलते हैं उसे भी हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि आखिर हिंद यूनानी ने ही सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत पर क्यों आक्रमण किया। तो चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं। तो बात करते हैं हम लोग मध्य एशिया की। मध्य एशिया में सीथियन कबीला था, उसी कबीला के शक लोग थे जिसे सीथियन शक कहा गया है। ठीक है, ये शक जो थे खाना बदोश लोग थे। ठीक है, ये लोग अर्थात सीथियन शक जो थे अपने घोड़े पर भरोसा करते थे और चारागाह के लिए ये लोग इधर उधर भटकते रहते थे। तो इन लोगों के इधर उधर भटकने के वजह से ये लोग जो थे चीन और बैक्टीरिया एवं पार्थिया राज्य के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खतरा बने हुए थे, गंभीर खतरा बने हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि 220 ईसा पूर्व में चीन के राजा यहाँ पर विशाल महादीवार का निर्माण करवाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि सीथियन शक जो थे अब चीन की ओर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से सीथियन शक ने बैक्टीरिया और पार्थिया की ओर मूव किया। तो उसी लोगों के दबाव के वजह से यह बैक्टीरियाई यूनानी जो थे जिसे हिंद यूनानी कहते हैं, तो उन्हीं सीथियन शक के दबाव के वजह से यह लोग पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि इन लोगों को पता था कि हम लोग उससे नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए ये लोग भी अपने बचाव के लिए इधर पश्चिमोत्तर भारत की ओर बढ़े। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत को पार करके। तो आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया कहाँ है, तो अमू दरिया और हिंदू कुश पर्वत के बीच में। तो यह रीजन रहा था कि हिंद यूनानियों का भारत पर यानी पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया में स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित किया था। तो डियोडोटस प्रथम ने। डियोडोटस प्रथम के बाद फिर डियोडोटस द्वितीय आए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूथिडेमस ने उसे उपदस्थ करके इसने शासन व्यवस्था को लागू किया, और यूथिडेमस के बाद इनके पुत्र डेमेट्रियस ने बैक्टीरिया में शासन किया। तो यही डेमेट्रियस ही पहले हिंद यूनानी शासक हुए जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहले हिंद यूनानी शासक का नाम क्या है जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो उनका नाम है डेमेट्रियस। ठीक है, वह लगभग 190 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध यानी अफगानिस्तान यहाँ पंजाब का एरिया है और यह जो सिंध का एरिया है, ठीक है, इसके बहुत बड़े भूभाग पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, और यह भूभाग सिकंदर के द्वारा जीते गए भूभाग से भी बड़ा था। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल को बनाई, अर्थात आधुनिक नाम सियालकोट। यह जो आधुनिक नाम क्या है, सियालकोट। तो इसे ही प्राचीन नाम, इसका ही प्राचीन नाम साकल था। यह कहाँ पड़ता है, तो यह अभी वर्तमान में जो है, जो आधुनिक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में यह सियालकोट जगह पड़ता है, जिसे का प्राचीन नाम साकल था। तो इसे ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि डेमेट्रियस के बाद फिर मिनांडर जो है बैक्टीरिया के शासक बने, जो बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण शासक हुए। ठीक है, मिनांडर जिसे मिलिंद भी कहा गया है, और इनका शासन जो था वह लगभग 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो नागसेन ने, जिसे नागार्जुन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में दीक्षा के लेने के बाद मिनांडर अर्थात मिलिंद ने नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए। तो मिलिंद के द्वारा किए गए प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तरों को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है, और उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पनाहु, जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक किसे माना गया है? तो नागसेन को माना गया है। तो इस पुस्तक में मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर को संग्रहित किया गया है। ठीक है, इस मिलिंद पनाहु में 75 व्यवसाय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस बात को समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मिनांडर के बाद बैक्टीरिया में, यानी यह जो बैक्टीरिया राज्य था, यहाँ पर इसके पुत्र स्ट्रैबो प्रथम शासक बने, लेकिन स्ट्रैबो प्रथम वयस्क नहीं था, वह अवयस्क था। इसलिए मिलिंद की पत्नी अगाथोक्लिज ने शासन व्यवस्था को संभाला। ठीक है, और अगाथोक्लिज ने जो चांदी के सिक्के जारी किए, तो उनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के पर ही शंकरसन अर्थात बलराम एवं वासुदेव का चित्र अंकित किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछे कि किनके सिक्कों पर शंकरसन एवं बलराम का चित्र अंकित किया गया था, तो वह होगा अगाथोक्लिज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्ट्रैबो द्वितीय ने शासन किया। स्ट्रैबो द्वितीय से इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसने शीशे के सिक्के जारी किए। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो वह होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था, इसने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस हिंद यूनानी शासक ने सर्वप्रथम शीशे का सिक्के जारी किया था, तो बात आ जाएगी कि इस हिंद यूनानी में तो उसका नाम होगा स्ट्रैबो द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसका शासन काल जो माना गया है वह लगभग 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक, जबकि सातवाहन वंश ने जो अपने वंश का स्थापना किया था, यानी सातवाहन वंश की स्थापना जो हुई थी वह लगभग 60 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसी वजह से शीशे के सिक्के को सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने जारी किया था। ठीक है, लेकिन हिंद यूनानी में अगर पूछा जाए तो वह होगा स्ट्रैटो द्वितीय। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो हर्मियस। ठीक है, जिसे कुषाण वंश के शासक, आगे चलकर कुषाण वंश के शासक कुजुल कडफिसेस ने इसे पराजित किया और इस वंश को समाप्त किया। ठीक है, तो इस तरह से हिंद यूनानी को हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके प्रभाव को देखते हैं। तो इसके प्रभाव की अगर बात किया जाए तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही, या फिर जिसे बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है, इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है प्रभाव से रिलेटेड, कि हिंद यूनानियों ने ही पश्चिमोत्तर भारत के सीमा प्रांत पर यूनान की प्राचीन कला को चलाया था, जिसे क्या कहा गया है? तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया है। यह जो हेलेनिस्टिक आर्ट जो था, भले ही यूनान की प्राचीन कला थी, लेकिन यह विशुद्ध रूप से यूनानी नहीं थी। मतलब यह हिंद यूनानी के द्वारा यह चलाया गया था। इस अर्थात यह हुआ कि इसमें भारत और यूनान का मिश्रण देखने को मिला है। ठीक है, और इसका जो सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है
वह भारत में गांधार कला को माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुषाण वंश में इस गांधार कला का सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो भारत की गोल मिर्च, जिसे काली मिर्च भी कहा जाता है, तो भारत की गोल मिर्च इस हिंद यूनानी को सबसे अधिक प्रिय था। ठीक है। तो इस वजह से भारत की गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो भारत में पर्दे का प्रचलन किसने शुरू किया? तो भारत में पर्दे का प्रचलन हिंद यूनानी ने ही शुरू किया था और इसके प्रचलन के द्वारा ही बाद में भारत में नाट्य कला में अधिक विकास हुआ, यानी इनके प्रचलन के द्वारा ही कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है भारत में जो पर्दे का प्रचलन हुआ तो उस पर्दे को यवनिका कहा गया। ठीक है। यहाँ पर किस पर्दे की बात हो रही है? तो जो जैसे जिस पर्दे के आगे जैसे कि नाटक वगैरह जो किया जाता है उस पर्दे की बात हो रही है। ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो हिंद यूनानी ने ही सर्वप्रथम भारत में सेनानी शासन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से यानी यूनानी गवर्नरशिप की परिपाटी भारत में इन्होंने ही सर्वप्रथम चलाई थी। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या होता था कि सेनानी शासक की नियुक्ति की जाती थी, जिसे स्ट्रेटोगोस कहा गया है। ठीक है। इस सेनानी शासक की नियुक्ति क्यों की जाती थी? तो जो विजित प्रजा होते थे तो उन पर नए राजाओं के प्रभाव को जमाने के लिए इस सेनानी शासक की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिंद यूनानी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं हिंद यूनानी के बाद कौन आए? शक आए। ठीक है। हिंद यूनानी के बाद कौन आए? शक, जिसे सीथियन शक भी कहा गया है। ठीक है। तो यह जो सीथियन शक थे यह 5 शाखाओं में विभाजित थे। ठीक है। इनकी कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी और इनकी 5 शाखाओं की जो राजधानी थी वह अफगानिस्तान और भारत में अलग अलग जगहों पर इनकी राजधानी थी। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इनके 5 शाखाओं की कि यह 5 शाखा कहाँ कहाँ पर थी। तो पहले शाखा की अगर बात किया जाए तो यह अफगानिस्तान में था। दूसरी शाखा की अगर बात किया जाए तो यह पंजाब में था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है। दूसरी दूसरी शाखा यह कहाँ पे स्थापित किया था? तो पंजाब में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। ठीक है। तीसरी शाखा की बात किया जाए तो तीसरी शाखा जो इसकी थी मथुरा में स्थापित की गई थी। ठीक है। जहां पर इन्होंने 2 सदियों तक राज किया था। कहां पर? तो यह मथुरा में स्थापित किया गया था। ठीक है। चौथी शाखा की अगर बात की जाए तो चौथी शाखा पश्चिम भारत में स्थापित की गई थी, अर्थात जहां पर जो है यह पॉइंट जो ये कलर देख रहे हैं और जो शक राज्य लिखा गया है तो यही है पश्चिमी भारत। ठीक है। जहां पर चौथी शाखा को इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है। और यही पश्चिमी भारत में जो चौथी शाखा स्थापित की गई थी, यहाँ पर लगभग इन्होंने 4वीं सदी ईस्वी के आरंभ तक शासन किया था। अब बात करते हैं 5वीं शाखा की। तो 5वीं शाखा जो है इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था? तो ऊपरी दक्कन में स्थापित किया था। ठीक है। तो यह जो शक लोग जो थे, यह क्या हुआ कि हिंद यूनानी के द्वारा जो भी यहाँ पर भूभाग को जीता गया था उससे भी कहीं अधिक भूभाग को इन लोगों ने जीत लिया। ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम जो शक शासक हुए उनका नाम था मोव। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 58 से 57 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक राजा था, यानी मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है तो उज्जैन का एक राजा था जिन्होंने शकों को पराजित किया था। ठीक है। यानी हर क्षेत्र के शकों को नहीं, यानी कुछ क्षेत्र के शकों को इन्होंने पराजित किया था और भारत से बाहर किया था। यह जो उज्जैन का जो राजा था यह अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। ठीक है। और शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ही
इसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को चलाया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि भारत में जैसे विक्रमादित्य उपाधि करने की एक प्रथा चल गई थी। अगर कोई भी शासक कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते थे या जैसे कहीं पे जीतते थे तो उन्होंने अपने उपाधि को, वह किसकी उपाधि धारण करते थे, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। और भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ कि विक्रमादित्यों की संख्या कितनी हो गई, तो 14 हो गई। और जिसमें से सबसे प्रसिद्ध गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, तो वह सबसे प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इस शक में से यानी शक साम्राज्य जो यहाँ स्थापित हुआ था, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुए वह थे रुद्रदामन, जिसका काल माना गया है लगभग 130 से 150 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यह जो चौथी शाखा जो कि पश्चिम भारत में जो स्थापित की गई थी, तो यही शाखा यानी यहाँ पर बसे हुए शक ही वह चौथी सदी ईस्वी के आरंभ तक इन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि गुजरात के क्षेत्र में समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, तो यह जो है इन लोगों को बहुत अधिक लाभान्वित किया। इसी वजह से इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन हुआ। तो बात करते हैं रुद्रदामन की। तो रुद्रदामन विदेशी होते हुए भी यह संस्कृत का प्रेमी था। ठीक है, इसने ही, अगर आपसे यह पूछा जाए कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख किसने जारी करवाया था या किसने पहला अभिलेख को स्थापित करवाया था विशुद्ध संस्कृत भाषा में, तो वह होगा रुद्रदामन ही। ठीक है, अशोक ने नहीं करवाया था, क्योंकि अशोक के जितने भी अभिलेख थे उसका भाषा प्राकृत था। तो अगर विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख पूछे कि किसने जारी करवाया था, तो रुद्रदामन ने। और वह पहला अभिलेख कौन था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जो रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था और यही पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। लेकिन इसकी लिपि क्या है, तो इस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संस्कृत काव्य शैली का अगर प्राचीनतम नमूना पूछा जाए आपसे कि किस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है, तो उसका भी आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ही। ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या फिर जिसे कहते हैं मरम्मत, तो सुदर्शन झील का मरम्मत करवाने का कार्य किसने किया था, तो रुद्रदामन ने किया था। और यह झील किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो यह झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यभूति ने करवाया था। कहाँ पर, तो गुजरात के काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में करवाया था। ठीक है, यह जो रुद्रदामन का जो क्षेत्र था, यानी एक तरह से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके सुदर्शन झील का, जिसने मरम्मत करवाया था, यानी रुद्रदामन ने जो मरम्मत करवाया था, तो यह बिना बेगार लिए इस झील का मरम्मत करवाया था। ठीक है, यानी बेगार कहने का मतलब यह होता है कि जैसे काम कर लिए तो उसके बदले जो है जैसे पैसे नहीं देना, तो वह होता है बेगार। ठीक है, तो इन्होंने बिना बेगार लिए सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि रुद्रदामन के अगर साम्राज्य की, यानी पश्चिम भारत पर जो शकों का साम्राज्य था, तो वह न केवल सिंध में था बल्कि नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, कोंकण और गुजरात के बहुत बड़े भूभाग पर रुद्रदामन ने, अर्थात इधर पश्चिमी भारत में जो शक ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, तो इतने बड़े भूभाग में शकों का साम्राज्य था। ठीक है, यानी पश्चिम भारत में। तो इस तरह से इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ वह रुद्र सिंह तृतीय था,
जिसे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, और भारत में शक जो थे वह अपने आप को क्षत्रप कहते थे, अर्थात जैसे कि मान लीजिए यहाँ शक राज्य लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पर पश्चिमी क्षत्रप भी लिख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह लोग अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब शक लोग हिंद यूनानी के बाद आए तो क्या हुआ कि यह क्षेत्र तो क्या हुआ कि इन लोगों ने जीत लिया। तो क्या हिंद यूनानी पूर्ण रूप से चले गए? नहीं, हिंद यूनानी पूर्ण रूप से नहीं चले गए थे। यह लोग हिंद यूनानी क्या किए कि यहाँ पर जो गांधार पड़ता है तो गांधार में यह लोग शासन करने लगे, मतलब एक छोटे क्षेत्र में हिंद यूनानी लोग शासन करने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि शक के बाद फिर कौन आया? पहलव। पहलव जिसे पार्थियाई भी कहते हैं, क्योंकि ईरान में पार्थिया राज्य था जहाँ के रहने वाले को पार्थियन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्थियन साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो शक के बाद पहलव आए जिसे पार्थियाई कहा गया। ये लोग ईरान के रहने वाले थे और पहलव वंश का जो स्थापना भारत में किया था वह किसने किया था? वह माउस ने किया था। माउस शासक का नाम था। ठीक है, प्रथम शासक थे इसके माउस। इसके बारे में इंपॉर्टेंट यह है कि इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? तो गोंडो फर्निस। तो इस गोंडो फर्निस के शासनकाल में ही सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो इजराइल से आए थे। ठीक है, तो पहलव की बात हो गई। अब बात करते हैं कि पहलव के बाद फिर कौन आए? तो कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात की जाए तो कुषाण को जिसे यूची और तोखारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि उत्तरी एशिया में यानी उत्तरी मध्य एशिया में यूची कबीला था और वह यूची कबीला 5 कुल में विभाजित था। तो उसी 5 कुल में से एक कुल से संबंधित कुषाण थे। ठीक है, कुषाण जो थे वह उत्तरी मध्य एशिया के रहने वाले खानाबदोश लोग थे जो चीन के सीमा के पास रहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुषाण ने क्या हुआ सर्वप्रथम इस बैक्टीरिया को जीत लिया। बैक्टीरिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया। ठीक है, और यहाँ से शकों को भगा दिया, क्योंकि शक ने अपने प्रथम शाखा को अफगानिस्तान में स्थापित किया था। तो कुषाण ने यहाँ से शकों को भगा दिया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? यह हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँचे? तो यहाँ गांधार पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ गांधार जो महाजनपद काल में गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में अभी जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पेशावर जिले में, ठीक है, पुरुषपुर जगह पड़ता है। तो यहाँ पर ही जो कि गांधार थी, तो यहाँ पर गांधार पर फिर हिंदू कुश पर्वत पार करके गांधार पर कब्जा किया और यहाँ से पूर्ण रूप से हिंद यूनानी शासक जिसका नाम था हर्मियस, ठीक है, हर्मियस को पराजित करके पूर्ण रूप से भारत से हिंद यूनानी को बाहर कर दिया। ठीक है, और वह कुषाण वंश के शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के जो शासक थे उनका नाम था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, तो भारत में जो है कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, जिसे कडफिसेस प्रथम भी कहा गया है। ठीक है, इसने उत्तरी अफगानिस्तान, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक तांबे का सिक्का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर भारत ले लीजिए और पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक तांबे का सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? तो कुजुल कडफिसेस ने चलाया था। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछे कि सबसे अधिक तांबे का सिक्का किस वंश ने चलाया था, अगर वंश पूछे तो वह हो जाएगा कुषाण वंश। लेकिन अगर पूछे कि कुषाण वंश के किस शासक ने सर्वाधिक तांबे का सिक्का चलाया था, तो वह होगा कुजुल कडफिसेस, या फिर जिसे कडफिसेस प्रथम भी कहा गया है। इन्होंने अपनी राजधानी
कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर भी जिसे कहते हैं, यानी पेशावर के अंदर पुरुषपुर पड़ता है, तो यहाँ ही इसने अपनी राजधानी को स्थापित किया था। ठीक है। कुजुल कड़फिसेस के बाद फिर कुषाण वंश के शासक हुए विम कड़फिसेस, जिसे कड़फिसेस द्वितीय भी कहा गया है। ठीक है। विम कड़फिसेस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। भारत में जो है, अगर यह पूछा जाए कि नियमित रूप से या फिर व्यापक रूप से सोने का सिक्का किसने चलाया, अगर वंश में पूछा जाए तो वह होगा कुषाण वंश। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि कुषाण वंश के किस शासक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो उसका नाम होगा विम कड़फिसेस, जिसे कड़फिसेस द्वितीय भी कहते हैं। तो अब देखिए, सोने का सिक्का से एक कंफ्यूजन यह हुआ कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का वह हिंद यूनानी ने चलाया था। लेकिन नियमित रूप से या फिर व्यापक रूप से सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो वह कुषाण वंश। और कुषाण वंश के किस शासक? तो विम कड़फिसेस, जिसे कड़फिसेस द्वितीय भी कहा जाता है। इसके बाद विम कड़फिसेस के बाद कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए कनिष्क। ठीक है। जिसका शासनकाल लगभग 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था, और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ही कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को जारी किया था। ठीक है। तो शक संवत से पहले हम लोग विक्रम संवत को पढ़ चुके हैं कि विक्रम संवत कब जारी किया गया था, तो 57 ईसा पूर्व में। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है। तो शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्ष का अंतर माना जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि अभी वर्तमान का साल दे दिया जाए और आपसे यह पूछा जाए कि शक संवत का साल बताइए और फिर विक्रम संवत के साल को बताइए। ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा शक संवत और विक्रम संवत के साल को, यानी ईस्वी को? तो मान लीजिए कि वर्तमान में जो ईस्वी है, ठीक है, अभी मान लीजिए 2021 है। ठीक है। 2021 में अगर हम लोग 78 को घटा देते हैं, तो घटाने के बाद जो निकलेगा वह शक संवत की ईस्वी निकलेगी। ठीक है। और मान लीजिए कि 2021 जो अभी वर्तमान साल है, तो 2021 में अगर हम लोग इस 57 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो विक्रम संवत की ईस्वी निकलती है। तो इस तरह से ही शक संवत और विक्रम संवत की ईस्वी निकाली जाती है। और शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है। अब बात करते हैं कि कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह भी जो थे अशोक के तरह धर्मनिरपेक्ष शासक थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की। ठीक है। तो राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? तो इस कश्मीर को जीत लिया था और वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कश्मीर में। उसके बाद फिर क्या है कि अश्वघोष के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र को भी जीत लिया था। ठीक है। फिर है कि चीनी स्रोत के अनुसार चीन के सेनापति पांचाऊ से कनिष्क पराजित हुए। मतलब कहानी यह है कि कनिष्क ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चीन पर आक्रमण किया, लेकिन चीन के जो सेनापति थे उनका नाम था पांचाऊ। इस पांचाऊ से यह पराजित हो गए। तो फिर क्या हुआ, कनिष्क ने दोबारा चीन पर आक्रमण किया और पांचाऊ के पुत्र पानियांग को पराजित कर दिया। ठीक है। पराजित करने के बाद क्या हुआ कि संधि हुआ दोनों के बीच में, यानी कनिष्क और पानियांग के बीच में। और संधि शर्त के अनुसार चीन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका नाम है कासगार, खोतान एवं यारकंद, तो यह 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कनिष्क को दे दिया। ठीक है। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि भारत के बाहर तक साम्राज्य की सीमा
यानी भारत के बाहर तक कनिष्क के साम्राज्य की सीमा फैल गई थी। ठीक है, यानी भारत तक ही इनके साम्राज्य की सीमा सिर्फ नहीं रही थी, इनका सीमा जो है, साम्राज्य का सीमा, वह चीन तक पहुंच गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर थी, तो अगर ऑप्शन में आपको मौर्य वंश भी दिया जाता है तो वह मौर्य वंश नहीं होगा, क्योंकि मौर्य वंश का जो साम्राज्य था वह भारत से बाहर नहीं था। लेकिन कनिष्क के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था तो उसकी सीमा चीन तक भी थी। तो इसलिए अगर वंश के रूप में पूछा जाएगा तो वह होगा कुषाण वंश। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर थी। अब अगर कुषाण वंश के अंतर्गत शासक का पूछा जाए तो वह होगा कनिष्क, यानी कनिष्क के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर तक थी, अर्थात चीन तक थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कनिष्क के प्रशासन की, ठीक है, या फिर राज्य शासन की। ठीक ना, तो राज्य शासन की अगर बात किया जाए तो कनिष्क जो थे यह क्षत्रप प्रणाली लागू किए थे। ठीक है, क्षत्रप प्रणाली, और क्या हुआ कि इन्होंने अपने साम्राज्य को कई सारे क्षत्रपियों में, अर्थात जिसे उपराज्य कहते हैं, यानी क्षत्रपियों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक क्षत्रपियों को एक एक क्षत्रप के अधीन दे दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कनिष्क ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाया था, तो पुरुषपुर या फिर पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर या फिर पेशावर, जो पहले से ही चला आ रहा था प्रथम राजधानी, और यहाँ पर ही इन्होंने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो कनिष्क ने। कहाँ पर, तो पुरुषपुर में। ठीक है, जब क्षेत्र का विस्तार हुआ तब कनिष्क ने दूसरी राजधानी मथुरा को बनाई। दूसरी राजधानी किसे बनाई, मथुरा को। तो इसके साम्राज्य के बारे में जो कहा जाता है कि इधर का ऊपर का जो भी यह जो खाली देख रहे हैं, यह सभी साम्राज्य जो था यह कनिष्क का साम्राज्य था। ठीक है, यह सभी साम्राज्य जो था कनिष्क का साम्राज्य था। और इधर सिंध के प्रांत में, अगर निचले सिंध की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ इस भाग में जो था यह कनिष्क का शासन था। ठीक है, बाद बाकी इधर शकों का शासन था। ठीक है, सब समानांतर शासन कर रहा था। अब बात करते हैं कि उपाधि की। तो कनिष्क जो थे, या फिर कह सकते कि कुषाण वंश के शासक जो थे, वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। महाराजा धीराज का अर्थ क्या हुआ कि मतलब जो ऊपर के राजा होते थे, अर्थात कहने का मतलब कनिष्क के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राजा होते थे, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अनेक छोटे छोटे राजाओं के ऊपर जो एक राजा होते थे। ठीक है, तो यह लोग महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। ये लोग जो थे, अर्थात कनिष्क जो थे, देवपुत्र की उपाधि भी धारण किए थे। और यह जो देवपुत्र की उपाधि थी यह चीन से ली गई थी, क्योंकि चीन के जो शासक थे वह स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो उसी के आधार पर कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। देवपुत्र का अर्थ होता है देवताओं का पुत्र, अर्थात इन लोगों ने अपने आप को देवताओं का पुत्र कहा, जबकि अशोक ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, कनिष्क ने रोमन सम्राट के तरह कैसर की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कनिष्क का रबतक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इस रबतक अभिलेख में 4 जगहों का उल्लेख किया गया है। वह 4 जगह कौन कौन से हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कनिष्क के धार्मिक नीति की। ठीक है, तो पार्श्व एवं मातृचेट के अनुरोध पर कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कहाँ पर, तो कश्मीर के कुंडल वन में। और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। ठीक है,
कनिष्क जो थे वह बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा के अनुयायी थे, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वह दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवताओं का अंकन मिलता है, जैसे ईरानी देवता, ग्रीक एवं हिंदू देवता, और इन सब के साथ बुद्ध का भी अंकन कनिष्क के सिक्कों पर मिला है। तो अगर आपसे यह पूछे कि बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिला है, तो वह होगा कनिष्क के सिक्कों पर। ठीक है। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, तो बामियान में बुद्ध की प्रतिमा बनवाई गई थी इनके द्वारा। ठीक है। फिर क्या है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह जो कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख थे, यह सबसे पहले मथुरा में थी। कहाँ पर थी? मथुरा में। और उसके बाद क्या हुआ कि कनिष्क के राज्याभिषेक जो कि 78 ईस्वी में हुआ था, तो राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष अर्थात 81 ईस्वी में इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को सारनाथ ले आया गया। ठीक है। और इसकी तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा एवं साहित्य की। शिक्षा एवं साहित्य की बात किया जाए तो यहाँ पर कनिष्क के राज दरबार में कुछ विभूति रहते थे, तो उनके बारे में बात करते हैं, जैसे नागार्जुन। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर है अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था इसमें अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है। इसकी रचना है बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चरक। चरक जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे, अर्थात प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे, और चरक को शल्य चिकित्सक का भगवान कहा गया है। ठीक है। और इनकी रचना है चरक संहिता। उसके बाद इन सब के अलावा कनिष्क के राज दरबार में कुछ और भी विभूति हुए, जैसे वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत, संरक्ष। तो आपको इन सभी के नाम को याद रखना है। ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कनिष्क के समकालीन कौन है, तो आपको यह सब नाम याद रखना है, तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग वास्तुकला की। तो वास्तुकला की बात किया जाए तो सबसे अधिक विकास जो कुषाण वंश ने किया था, तो वह इसी क्षेत्र में किया था। ठीक है। इस क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। अगर पूछा जाए कि किस समय सबसे ज़्यादा, अगर वंश पूछा जाए तो कुषाण वंश में सबसे अधिक विकास हुआ। अगर शासक पूछा जाए तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में इस दोनों शैली का सबसे अधिक विकास हुआ। अगर गांधार शैली की बात किया जाए तो ये जो गांधार शैली है, या फिर गांधार कला भी जिसे बोलते हैं, तो यह भारतीय एवं यूनानी कला का सम्मिश्रण है। ठीक है। जबकि मथुरा कला जो है यह पूर्ण रूप से भारतीय कला पर आधारित है। और ये जो गांधार कला है, इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र जो है वह तक्षशिला है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग व्यापार की। तो व्यापार की अगर बात किया जाए तो कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया था। ठीक है। यह रेशम मार्ग जो है क्या था, तो रेशम मार्ग को हम लोग समझते हैं कि रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती थी। तो यहाँ ऊपर में जो है चीन पड़ता है। ठीक है। तो चीन से चलकर यह रेशम मार्ग, चीन से इधर शुरुआत होती है। ठीक है। चीन से चलकर यह अफगानिस्तान में होते हुए इधर ईरान पहुँचती है, यह रेशम मार्ग जो है। ठीक है। यानी चीन से चलकर अफगानिस्तान होते हुए ईरान पहुँचती है। उसके बाद फिर ईरान से यह रोम की ओर चली जाती है, अर्थात पश्चिमी एशिया की ओर यह मार्ग जो है चली जाती है, यानी लास्ट कहाँ जाती है, रोम में। तो यह जो रेशम मार्ग था
यह कुषाणों की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर चुंगी ली जाती थी और यही चुंगी जो था इन लोगों का आय का सबसे बड़ा स्रोत था और इसी के वजह से कुषाणों ने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाया था। ठीक है, इस मार्ग से रेशमी वस्त्र का भारत से निर्यात किया जाता था। किस मार्ग से? तो यही रेशम मार्ग से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभाव की। ऐसे तो हम लोग हर जगह प्रभाव को देखते हुए आए, लेकिन फिर भी कुछ अन्य प्रभाव की अगर बात किया जाए तो शकों एवं कुषाणों ने पगड़ी, लंबा कोट, लंबा टोपी, चमड़े का जूता, कुर्ता जिसे ट्यूनिक कहा जाता था और पैजामा से भारत को अवगत कराया था। अगर इन सब चीज़ों से भारत को किसने अवगत कराया था तो वह दोनों का नाम आएगा, शक वंश भी और कुषाण भी। ठीक है, तो इन दोनों ने इन सब चीज़ों से भारत को अवगत कराया था। फिर बात करते हैं कि पकी हुई ईंट का प्रयोग जो है भारत में जो अभी किया जाता है, तो इस चीज़ से अवगत किसने करवाया था? तो इस चीज़ से भी अवगत शकों एवं कुषाणों ने ही करवाया था, यानी पकी हुई ईंट का प्रयोग करना। फिर जो है अभी जो भारत में पान यूज होता है, जो पान खाते हैं, तो वह किसकी देन है? तो यह जो है कुषाणों की देन है। किसकी देन है? कुषाणों की देन है। ठीक है, शकों एवं कुषाणों ने अश्वरोही सेना को मजबूत बनाया, क्योंकि लगाम, जीन एवं काठी शकों एवं कुषाणों की देन है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मध्य एशिया से संपर्क प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारत एवं भारतीयों को निश्चित रूप से प्रभावित किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।